हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट कक्षा में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित है, उसको स्टार्ट किया था और जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे इस सिद्धांत के उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम इस संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रत्येक अवस्था में कौन सा कंसेप्ट जिसका संबंध संज्ञानात्मक विकास से है, कब कैसे विकसित होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो जीन पियाजे का जो रिसर्च का टाइम पीरियड है वो बच्चे के जन्म से लेकर उसकी किशोरावस्था की समाप्ति तक, यानी बच्चे के जन्म से लेकर लगभग 18 या 20 साल की आयु तक का था। तो जिस टाइम पीरियड में इन्होंने रिसर्च की थी और उसी टाइम पीरियड को इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं में बांट दिया। यानी इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं, बच्चे के जन्म से शुरू होती है पहली अवस्था और लास्ट अवस्था किशोरावस्था की समाप्ति के साथ लगभग समाप्त हो जाती है। और इन्होंने जो विकास की अवस्थाओं का नामकरण किया है, हर नाम के अंदर ही निहित है भी उस अवस्था के अंदर बच्चा कैसी संज्ञानात्मक क्रिया करता है। तो देखिए, इसमें पहली विकास की अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। तो इस स्टेज में नाम से स्पष्ट है, बच्चा 2 तरह की क्रियाएं अधिक करता है। पहला संवेदी या सेंसरी है, दूसरा गामक या मोटर एक्टिविटी है। अब संवेदी क्रियाएं कौन सी होती है? सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह माना जाता है कि संज्ञान के विकास की पहली सीढ़ी या पहला चरण ही सेंसेशन यानी संवेदना होती है। व्यक्ति ज्ञान कैसे ग्रहण करता है? तो ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती है। सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो बच्चा जो ज्ञान ग्रहण करेगा वो इन्हीं के माध्यम से करेगा। या तो बच्चा सुन सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, स्पर्श कर सकता है। तो ये 5 तरह की एक्टिविटी करता है और उन्हीं के माध्यम से बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है। अब संवेदना होती क्या है? संवेदना ज्ञान हीन एहसास होता है किसी भी उद्दीपक का। ठीक है, हमें एहसास तो है पर ज्ञान नहीं है। जैसे आंख ज्ञानेंद्रिय के संबंध में हम बात करें, कोई व्यक्ति जो है 1-1.5 किलोमीटर हमसे दूर चल रहा है, हमें लग रहा है वहां कोई है पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। यानी एहसास तो है भी कोई व्यक्ति है पर उसको पहचाना नहीं जा रहा है, इसका मतलब संवेदना है, संवेदी क्रिया होगी। ऐसे ही कान ज्ञानेंद्रिय के बारे में हम बात करें, कोई आवाज हमारी कान तक पहुंच रही है, जब तक वो हमें समझ में नहीं आ रही इसका मतलब वो आवाज हमारे लिए अननोन है, कोई है। तो जब वो आवाज, जब तक वो कोई है तब तक एहसास है, ज्ञान नहीं है। यानी संवेदी क्रियाएं ही हो रही है, संवेदना ही हो रही है। फिर उसके बाद में जैसे हम उस पर ध्यान लगाएंगे वो आवाज हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग जाएगी। जैसे ही वो हमें आवाज समझ आई तो एहसास के साथ ज्ञान हुआ और जैसे ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन बन गया। ऐसे ही आंख ज्ञानेंद्रिय के बारे में हमने बात की भी, वो 1-1.5 किलोमीटर दूर चला रहा है, तब तक तो एहसास है, जैसे हम उसके पास जाएंगे वो हमारे नजदीक आएगा, जैसे ही हमने उसको पहचाना तब वो ज्ञान बन गया और उसको प्रत्यक्षण बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, संवेदी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जिनका एहसास तो होता है, उनको किया तो जाता है पर उनके संबंध में ज्ञान नहीं होता। वो क्या, क्यों और कैसे हो रही है ये बच्चा समझ नहीं पाता। तो इस स्टेज में जो है इस तरह से संवेदी क्रियाएं यानी ऐसी क्रियाएं होंगी जो बच्चे को लगेगा अपने आप हो रही है। ठीक है, हो तो रही है, ऐसा एहसास है, पर क्या, क्यों और कैसे हो रही है ये बच्चे की समझ से बाहर होता है। और इन्हीं संवेदी क्रियाओं को प्रतिवर्त क्रिया के रूप में जो है जीन पियाजे ने इनकी व्याख्या की थी। दूसरा, इस स्टेज में गामक यानी मोटर एक्टिविटीज होती है। तो ध्यान में रखिए, मोटर एक्टिविटी का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है। ये अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। तो शुरुआत में जब तक बच्चे के संज्ञान का विकास नहीं होता, उसकी बुद्धि काम करना शुरू नहीं करती है, तो जो बच्चा जितनी भी क्रियाएं करता है वो सारी की सारी संवेदी क्रियाएं होती है। ठीक है, एहसास हो रहा होता है, क्रियाएं हो रही है, पर क्या, क्यों और कैसे हो रही है, और बच्चा यदि नियंत्रण करना भी चाहे तो भी उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो संवेदी क्रियाएं होती है। बाकी इस एज के अंदर बच्चा जन्म के बाद में पहले अपने बॉडी का बैलेंस बनाना, फिर लेटे लेटे उठना पलटना सीखता है।
फिर उसके बाद में बैठना, खड़ा होना, भागना, दौड़ना, उछल कूद करना या अनेक तरह की शरारतें करना सीखता है। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है वो गामक या शारीरिक क्रियाएं होती है। तो ध्यान में रखिएगा, इस स्टेज के अंदर जो है, पहली अवस्था के अंदर, जिसका टाइम पीरियड जो है जन्म से लेकर 2 साल है। अब टाइम पीरियड जो है, विकास की अवस्थाएं, हम जितनी भी थ्योरी करेंगे विकास से संबंधित, आप ध्यान में रखिएगा 2, 5 महीने या साल जो है एज रेंज, हर साइकोलॉजिस्ट अपनी बुक में कुछ ना कुछ दूसरे से अलग देने की कोशिश करता है। इसमें भी जन्म से लेकर 18 महीने देते हैं, कुछ जन्म से लेकर 2 वर्ष देते हैं। अब 18 महीने और 2 वर्ष क्यों देते हैं हम ये आगे डिस्कस करेंगे, पर ये ध्यान में रखिए एज रेंज ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी जो एवरेज रेंज है, ठीक है, औसत जो आयु है उसको ध्यान में रखना है। तो आपके जब ऑप्शन आएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया भी दूसरी विकास की अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की, जो प्राक संक्रियात्मक है, उसकी आयु की रेंज क्या है, तब आप ध्यान में रखिए इसकी जन्म से लेकर 2 साल तक दी है पहली अवस्था, तो दूसरी अवस्था जो है 2 के बाद से शुरू होगी, 2 से 7 तक। और यदि जन्म से लेकर ये 18 महीने दी है तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो 18 महीने के बाद से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा भी इसको जन्म से 2 साल, फिर दूसरे ऑप्शन में जन्म से 18 साल दिया है और तीसरे ऑप्शन में दूसरी अवस्था जब पूछी गई है तो वो 18 महीने से लेकर 7 वर्ष या 2 साल से लेकर 7 वर्ष, ऐसा कभी नहीं आएगा। जहां पहली अवस्था जो समाप्त होगी उसके जस्ट आगे आएगी। तो आपको एवरेज रेंज ध्यान में रखनी है इनकी। अब इन्होंने जो है इन 2 वर्ष की व्याख्या 6 विकास की उप अवस्थाओं के आधार पर की है। तो इन्होंने जो उप अवस्थाएं बताई है, आपको ज्यादा डीप स्टडी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनको समझ लीजिए, ध्यान में रहेगा भी कौन सी एक्टिविटी या कौन सा कंसेप्ट कब डेवलप होता है। पहली जो प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है उसका टाइम पीरियड है जन्म से 1 मंथ यानी 1 माह। अब इस अवस्था में जिसको प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था या स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी माना जाता है, तो इसमें बच्चा जो है वो प्रतिवर्त क्रियाएं ही करता है। ठीक है, प्रतिवर्त क्रियाएं कौन सी होती है, विज्ञान के हिसाब से देखें तो ऐसी क्रियाएं जो अपने आप होती हुई प्रतीत होती है वो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं। जैसे तेज रोशनी का आंख में गिरते ही आंख का बंद हो जाना, कोई नुकीली चीज हाथ के छूते ही हाथ का अपने आप वहां से हट जाना। अब हमें ये लगता है कि ये सारी क्रियाएं अपने आप हो रही है, इसलिए उनको प्रतिवर्त क्रिया माना जाता है। और इस स्टेज में भी बच्चा प्रतिवर्त क्रियाएं ही करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चे में संज्ञान का विकास होता नहीं है। ये क्रियाएं कैसे, क्या, क्यों हो रही है बच्चे की समझ से बाहर होता है, यानी ये संवेदी क्रियाएं होती है। तो इसमें जो है बच्चा सकिंग रिफ्लेक्स का सबसे ज्यादा यूज करता है। सकिंग रिफ्लेक्स यानी चूषण रिफ्लेक्स या चूषण प्रतिवर्त बोला जाता है। इस एज के अंदर यानी 1 माह, पहला माह जो होता है उसमें बच्चे का पूरा ध्यान उसकी बेसिक नीड्स यानी शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में लगा रहता है। बच्चे में जो है, चाहे हम फ्राइड के हिसाब से बात करें या जीन पियाजे के हिसाब से बात करें, इच्छा पूर्ति का जो केंद्र बिंदु होता है वो बच्चे का मुंह होता है। ठीक है, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो बच्चा जो है मुंह के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करता है। तो इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो पहले सकिंग मेथड से दूध या पानी पीना सीखता है। तो इसमें जो है जैसे ही बच्चे के मुंह में निपल दी जाती है तो बच्चा उसको चूषण विधि के माध्यम से जो है उस क्रिया को करना शुरू करता है और अपनी भूख की संतुष्टि करता है। तो जैसे कोई चीज बच्चे के मुंह में दी जाती है, चाहे आप उंगली दीजिए चाहे निपल दीजिए, बच्चा अपने आप मुंह में देते ही सकिंग की प्रक्रिया यानी चूषण प्रक्रिया को शुरू कर देता है। तो ये जो होती है चूषण की प्रक्रिया, इसको चूषण प्रतिवर्त माना जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स माना जाता है। और ये माना जाता है इस स्टेज में ये अपने आप होती है, क्योंकि कोई भी चीज मुंह की ओर पहुंची, बच्चे ने ये एक्टिविटी अपने आप शुरू कर दी, चाहे वो जाग रहा हो चाहे वो सो रहा हो। ठीक है, दूसरी जो स्टेज होती है वो है प्रमुख वर्तीय क्रियाएं यानी मेजर सर्कुलर एक्टिविटीज। अब इसकी जो एज रेंज है दूसरी अवस्था की वो 1 से लेकर 4 माह तक है।
सर्कुलर एक्टिविटीज या वर्तीय क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनको बार बार दोहराया जाता है वो वर्तीय क्रियाएं होती है। अब इसमें पहले में हमने बात की बच्चा सकिंग रिफ्लेक्स यूज करता है, तो इसमें उसको वर्तीय क्रियाओं के रूप में यूज करता है। बच्चा चाहे जाग रहा है, दूध की बोतल देखी, मुंह चलाना शुरू कर दिया, सो रहा है तो भी जैसे ही भूख लग रही है उसका मुंह अपने आप चल रहा है, सकिंग प्रक्रिया को यूज कर रहा है। तो यानी जो सकिंग प्रतिवर्त पहली स्टेज में डेवलप हुआ था उसको दूसरी स्टेज में वर्तीय क्रियाओं के रूप में यानी बार बार दोहराई जाने वाली क्रियाओं के रूप में यूज किया जाता है। 4 महीने का बच्चा कोई यूनिक या अलग तरह का उद्दीपक जब उसके सामने उपस्थित होता है तो वो बार बार अपना उस पर ध्यान दे रहा है। तो बार बार ध्यान देना यानी अनुक्रियाओं को दोहराना, तो ये भी सर्कुलर एक्टिविटीज है। अब वो उद्दीपक कोई रोशनी हो सकती है, लाइट जल रही है, अब उस लाइट का कलर अट्रैक्टिव होगा, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, यानी अलग तरह का होगा, तो बच्चे का ध्यान उस पर ज्यादा आ जाएगा। आवाज है, बच्चे के कानों तक पहुंच रही है, बच्चा उसकी ओर ध्यान देने की कोशिश करेगा, और वो आवाज अट्रैक्टिव है, कोई अच्छा सॉन्ग है, म्यूजिक है, तो बच्चा उस पर और ज्यादा बार ध्यान देने की कोशिश करेगा। तो जो दूसरी स्टेज होती है उसमें जो भी क्रियाएं होती है वो सर्कुलर होती है, दोहराई जाती है उनको। अब तीसरी स्टेज में भी सर्कुलर एक्टिविटीज होती है। पहली सर्कुलर एक्टिविटीज का संबंध तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज यानी प्रतिवर्त क्रियाओं से होता है। अभी प्रतिवर्त जो क्रियाएं होती है उन्हीं को बार बार दोहराया जाता है। जो द्वितीयक वर्तीय क्रियाएं हैं, एज रेंज देखिए 4 से लेकर 8 माह की। तो इस अवस्था में बच्चे को जो क्रियाएं अट्रैक्टिव यानी रुचिपूर्ण या मनोरंजक लगती है उनको वो दोहराना पसंद करता है। जैसे बच्चा पालने में लेटा हुआ है, आप उसके पास गए, सडन रिस्पॉन्स दिया, जैसे कोई चुटकी बजाई या सडनली अचानक तेज उसकी ओर जाते हुए कोई आवाज की और बच्चे ने एक बार हंसना शुरू कर दिया और बच्चा हंसा, इसका मतलब वो क्रिया उसको रुचिपूर्ण लगी। आप तब तक सेम एक्टिविटी है, चाहे वो चुटकी बजाने की हो या तेजी से उसकी ओर जाते हुए आवाज करने की हो, वो क्रिया जितनी बार दोहराओगे बच्चा सेम रिस्पॉन्स उतनी बार देगा, उतनी बार ही वो खिलखिलाकर हंसेगा। और जब आप नहीं करोगे तो वो उम्मीद करेगा और उम्मीद की नजरों से आपकी ओर देखेगा भी, आप उस काम को दोबारा करो, और मुंह खोलकर आपकी ओर देख रहा होता है भी वो भी उस क्रिया को दोबारा करे। ठीक है, यानी ऐसी क्रियाएं जो बच्चे के लिए रुचिपूर्वक हो, अट्रैक्टिव हो, मनोरंजक हो, उन क्रियाओं को बच्चा दोहराना पसंद करता है। तो यहां जो है ध्यान में रखिए, जो अट्रैक्टिव क्रियाएं यानी दोहराने का काम जो होता है वो जानबूझकर हो रहा है। यहां तक तो प्रतिवर्त क्रियाओं से संबंध हो गया, और अब बच्चा इन क्रियाओं को जो जानबूझकर उसे अच्छी लगती है उनको दोहराना पसंद करता है। तो ये तीसरी स्टेज होती है। चौथी स्टेज जो है इसका टाइम पीरियड 4 महीने और बढ़ा दिया जाता है, 8 से 12 माह। अब इसमें सेकेंडरी स्कीमेटा स्टेज है, इसको द्वितीयक या गौण स्कीमेटा बोला जाता है। गौण का मतलब कम महत्वपूर्ण, स्कीमेटा का मतलब स्कीमा। और इस स्टेज में बच्चे में पहले स्कीमा का विकास होता है, बच्चा अपना स्कीमा बनाना शुरू करता है। इस स्टेज के अंदर एक तो बच्चा जो है नकल करने की शुरुआत करता है। कोई बड़ा व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, बच्चे को अच्छा लगा और बच्चे ने देखा उस व्यक्ति को वो काम करने के बाद में खुशी मिली, हंसते हुए देखा, या उसके बाद में उसको रिवॉर्ड किसी न किसी रूप में मिलते हुए देखा, तो बच्चा अपनी तरफ से उन क्रियाओं को दोहराना पसंद करेगा। और उत्सुकता के कारण जो है बच्चा ऐसी क्रियाएं जो चाहे बड़े व्यक्तियों को रिवॉर्ड भी नहीं मिला हो तो भी उनको दोहराएगा। जैसे स्विच बटन होते हैं, उनके पास जाना, बार बार उनको दबाना, लाइट या पंखे को चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट हाथ लगते ही उसको ऑपरेट करने की कोशिश करना। तो ये नकल के द्वारा जब बड़ों को करते हुए देखता है फिर नकल करना शुरू करता है, तो नकल के द्वारा जो है बच्चा इन क्रियाओं को करना शुरू करता है। तो अब इस स्टेज में स्कीमा बनाता है। स्कीमा बनाने का मतलब एक विचारधारा विकसित करता है, ज्ञान के साथ में एक संज्ञानात्मक संरचना बनाता है भी इस काम को कैसे किया जा सकता है। तो रिमोट से टीवी को चलाना, ठीक है, बटन को दबाकर लाइट को ऑन ऑफ करना, पंखे को ऑन ऑफ करना, मोबाइल को चलाने की कोशिश करना। तो इस तरह से वो नए ज्ञान की संरचना करता है और अपने नए स्कीमा के निर्माण की
शुरुआत करता है, इसीलिए इसको द्वितीयक स्कीमेटा या सेकेंडरी स्कीमेटा की अवस्था बोला जाता है। तो यहाँ ध्यान में रखिए सेकेंडरी स्कीमेटा है, यानी इस स्टेज में जो भी स्कीमा निर्मित होंगे वो द्वितीयक या गौण होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे ही बच्चा बड़ा होगा उन क्रियाओं को काफी अच्छे ढंग से करना सीख जाएगा, तो इसलिए जो पहले की थी इस स्टेज में जिस तरह से रिमोट से मोबाइल को ऑपरेट करना सीखा है वो आगे की अवस्थाओं में नहीं करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। फिर इसके बाद में बच्चा तीसरी स्टेज की ओर बढ़ता है स्कीमा के निर्माण के बाद में। अब तीसरी स्टेज जो होती है, पांचवी स्टेज जो 6 माह की होती है, तो इसकी एज रेंज 12 से लेकर लगभग 18 माह मानी जाती है। अब इसमें तृतीयक वर्तीय क्रियाएं, ठीक है, थर्ड सर्कुलर एक्टिविटी जो होती है, ट्रिटरी सर्कुलर एक्टिविटी जो होती है, इनकी शुरुआत होती है। अब ये कौन सी होती है? ये वो क्रियाएं होती है जिनको बच्चा अभ्यास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर के माध्यम से करना पसंद करता है। ट्रायल एंड एरर कैसे? इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है 1 साल लगभग खड़ा होना सीख जाता है, जो चलने की शुरुआत करता है। तो खड़ा होना, गिरना, फिर 2 कदम चलना, फिर गिरना, फिर 4 कदम चलना, गिरना, ऐसे गिरते पड़ते ट्रायल एंड एरर को यूज करते करते बच्चा चलना सीख जाता है। और ये वर्तीय क्रियाएं क्यों है? अभ्यास अपने आप में एक सर्कुलर एक्टिविटी है, वर्तीय क्रिया है। वर्तीय क्रिया भी किसी काम को दोहराना और अभ्यास भी किसी काम को दोहराना होता है। तो यहाँ ध्यान में रखिए सेकेंड स्टेज में जो होता है बच्चे का फोकस ज्यादा नकल यानी इमिटेशन पर होता है, और थर्ड स्टेज में बच्चे का फोकस जो होता है वो अभ्यास पर होता है, यानी ट्रायल या प्रैक्टिस पर। नकल के माध्यम से तो स्कीमा का निर्माण करता है और अभ्यास के माध्यम से बच्चा नई नई क्रियाओं को सीखता है। तो जो अभ्यास के माध्यम से क्रियाएं दोहराई जाती है वो तृतीयक वर्तीय क्रियाएं या सर्कुलर एक्टिविटीज कहलाती है। अब लास्ट जो स्टेज है मानसिक क्रियाओं द्वारा नए संसाधनों की खोज, यानी इसमें बच्चा मानसिक क्रियाओं की शुरुआत कर रहा है। तो मानसिक क्रियाओं का संबंध आपको बताया संज्ञान से है, तो यानी संज्ञान की कहीं ना कहीं जो है शुरुआत बच्चा जो है ये माना जाता है इस छठी उप अवस्था में कर देता है। और सामान्यतः जीन पियाजे जब बताता है तो ये बताता है कि पहली अवस्था में संज्ञान का विकास नहीं होता है। पहली अवस्था में जो भी क्रियाएं होती है वो संवेदी या गामक होती है, इनको प्रतिवर्त और वर्तीय क्रियाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। और दूसरी अवस्था में संज्ञान के विकास की शुरुआत होती है, ठीक है। अतार्किक चिंतन की अवस्था दूसरी स्टेज को माना जाता है। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि जब इस अवस्था के विकास की शुरुआत हो गई, यानी ये अवस्था कितनी होगी 18 से 24 माह की, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो है वो वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय है और संज्ञान के विकास की पहली सीढ़ी माना जाता है। वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस लास्ट कक्षा में हमने डिस्कस किया था भी, आंखों से ओझल हो जाने पर भी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करना वस्तु स्थायित्व है। तो यानी बच्चे के आंखों के सामने से ओझल हो गया तो बच्चे के स्मृति में, उसके मस्तिष्क में कुछ अनुभूतियां हैं उस उद्दीपक से संबंधित जो आंखों से ओझल हुआ है, कभी उसकी आंखों के सामने था, उसको स्मरण है, याद है, तो ये संज्ञान का भाग है, ठीक है। और बच्चा चिंतन कर रहा है, सोच रहा है भी वो पहले तो मेरी आंखों के सामने था, अब नहीं है, वो कहाँ है। बच्चा जब उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब वो वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया। और ये वस्तु स्थायित्व एक तरह से संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, और इसका संबंध चिंतन से होता है। तो इसी कारण जो है कुछ मनोवैज्ञानिक पहली अवस्था को 18 माह तक सीमित कर देते हैं जन्म से लेकर, क्योंकि ये संज्ञान की विकास की शुरुआत दूसरी अवस्था में है। और जीन पियाजे भी यही कहते हैं, जैसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हुआ, पहली अवस्था समाप्त हुई, दूसरी अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है। अब ये वस्तु स्थायित्व यदि 18 महीने में विकसित हो गया तो मनोवैज्ञानिक कुछ अपनी बुक में इस स्टेज को 18 महीने का मानते हैं, और यदि ये 24 माह में विकसित होता है तो कुछ मनोवैज्ञानिक अपनी पुस्तक में इसको 2 वर्ष का मानते हैं।
तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपसे स्टेज की जो एज रेंज दी जाएगी उसमें ध्यान में रखिए, कभी ये नहीं दिया जाएगा जब संवेदीगामक अवस्था पूछी जाएगी भी इसका टाइम पीरियड जन्म से 2 वर्ष होता है, दूसरे ऑप्शन में जन्म से 18 माह होता है, ऐसा कभी नहीं आएगा। या तो जन्म से 2 वर्ष आएगा या जन्म से 18 माह आएगा। ठीक है, और उसको 2 वर्ष या 18 माह देने का कारण यही वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय है। तो ये विकास की 6 उप अवस्थाएं हैं। तो इसमें देखिए पहली स्टेज में कौन कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। पहला, इसको प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये संवेदीगामक अवस्था का नाम भी है और संवेदीगामक अवस्था की विशेषता भी है। तो यहां हमने देखा पहली स्टेज शुरुआत ही प्रतिवर्त क्रियाओं से होती है, इसलिए इसको प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, दूसरा वर्तीय क्रियाएं यानी सर्कुलर एक्टिविटीज, इसका एक और नाम वर्तीय क्रियाओं की अवस्था भी है। तो यहां ध्यान में दीजिए, उप अवस्थाओं में 1 से 4 माह तक भी वर्तीय क्रियाएं करता है। ठीक है, इन वर्तीय क्रियाओं का संबंध प्रतिवर्त क्रियाओं से होता है, यानी दोहराया प्रतिवर्त क्रियाओं को जाता है। फिर 4 से 8 माह में भी वर्तीय क्रियाएं करता है। ठीक है, जो उसके लिए रुचिपूर्ण होती है, जिनको वो जानबूझकर अपने मनोरंजन के लिए दोहराना पसंद करता है, वो दूसरी स्टेज है। फिर 5वीं स्टेज में देखिए तृतीय वर्तीय क्रियाएं, इनको अभ्यास के माध्यम से दोहराता है और बच्चे के सीखने की शुरुआत जो होती है वो ट्रायल एंड एरर यानी अभ्यास एवं त्रुटि के द्वारा होती है। तो इसी कारण इस स्टेज के 2 नाम प्रतिवर्त क्रियाएं और वर्तीय क्रियाएं हैं। ठीक है, इसमें चिंतन जो है, चिंतन या संज्ञान का विकास नहीं होता है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण संप्रत्यय वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है। ठीक है, और इस स्टेज में क्रियाएं संवेदी और गामक 2 तरह की क्रियाएं होती है। तो 5 विशेषताएं हैं इस अवस्था की: प्रतिवर्त क्रियाएं, वर्तीय क्रियाएं, वस्तु स्थायित्व, संवेदी क्रियाएं और गामक क्रियाएं। ठीक है, अब दूसरी जो स्टेज है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। अब इसमें देखिए जीन पियाजे ने पहली तो संवेदी और गामक नाम दिया, तो उसमें संवेदी और शारीरिक क्रियाएं होती है। यहाँ ध्यान में रखिए, जहां संक्रियात्मक या ऑपरेशन वर्ड यूज किया है, संक्रिया या ऑपरेशन का मतलब कोई ना कोई मानसिक प्रक्रिया का संबंध है इस अवस्था से। तो वो चाहे पूर्व हो या प्राक हो, संक्रियात्मक अवस्था है, यानी इस स्टेज के अंदर कोई मेंटल ऑपरेशन या मानसिक प्रक्रिया हो रही है। मानसिक प्रक्रिया हो रही है इसका मतलब संज्ञान की शुरुआत होगी। और इस अवस्था की एज रेंज जो है वो 2 से लेकर 7 साल। कुछ जो है पहली अवस्था 18 महीने समाप्त करेंगे, तो इसको 18 महीने से 7 साल तक करेंगे। तो इस हिसाब से ये जो अवस्था है वो पूर्व बाल्य अवस्था के बराबर है लगभग।
की अवस्था है प्री प्राइमरी स्टेज है। बच्चा आंगनवाड़ी में एडमिशन, प्री प्राइमरी में एडमिशन 3 साल से शुरू हो जाता है। ठीक है। पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक अवस्था बी है। बच्चे का स्कूल में एडमिशन 6 साल की एज से होता है, तो 7 साल की है, पहली कक्षा में बच्चा एडमिशन ले लेगा। प्री प्राइमरी है, प्री प्राइमरी में 3 साल के बाद में बच्चे को कभी भी एडमिट करवाया जा सकता है। ये अवस्था 2 साल के बाद शुरू हो रही है। तो ध्यान में रखिए, पूर्व बाल्य अवस्था 6 साल तक की होती है। ठीक है, वो भी इसके अंदर है 2 से 6, और इस एज रेंज 2 से 7 है। और प्री प्राइमरी स्टेज भी है, 3 साल में बच्चे को प्री प्राइमरी में एडमिशन दिलवाया जाता है, वो भी इसके अंदर है। प्राथमिक स्कूल अवस्था भी है, 6 साल की एज में बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन दिलवाया जाता है। ठीक है। अब इसमें जो है स्टेज के अंदर संक्रियाएं या ऑपरेशन, यानी संज्ञान की शुरुआत तो हो जाती है, बच्चा मानसिक क्रिया करना शुरू तो कर देता है, पर उन क्रियाओं में तार्किकता नहीं होती है। ठीक है, बच्चा सोचना शुरू कर देता है, कब क्या क्यों और कैसे सोचा जा रहा है, किस तरह से बच्चा व्यवस्थित रूप से दिमाग का उपयोग करके समस्या का समाधान कर ले, ऐसे कंसेप्ट विकसित नहीं होते हैं। इस कारण इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था बोला जाता है। स्टेज ऑफ इरेशनल थिंकिंग। इरेशनल थिंकिंग मतलब अतार्किक चिंतन। बच्चा चिंतन तो शुरू कर देगा, सोचेगा बच्चा, दिमाग लगाएगा, पर कब क्या और क्यों वो ना तो व्यवस्थित होता है बच्चे का सोचना, ना एक चिंतन से दूसरे चिंतन में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होता है। तो इसी कारण इस अवस्था को इरेशनल यानी अतार्किक चिंतन की अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है निम्न में से अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, या जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ कौन सी स्टेज से होता है। तो ये ध्यान में रखिए, संज्ञानात्मक क्रियाएं या मानसिक क्रियाओं का प्रारंभ बच्चे में पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था से होता है, यानी 2 साल के बाद में। अब इसमें बच्चा एक्टिविटी कौन सी करता है। सबसे पहले जीन पियाजे ये कहता है इस स्टेज के अंदर बच्चे में सूचकता विकसित होती है। सूचकता जो है इसकी 2 उप अवस्थाएं दी गई है, उनमें से पहली अवस्था में तो पहली उप अवस्था जो है वो प्राक या पूर्व संपर्त्यात्मक है। यानी प्री कंसेप्चुअल स्टेज। अब जन्म से लेकर इस अवस्था का टाइम पीरियड 2 से 7 साल है, तो पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका टाइम पीरियड 2 से लेकर 4 साल तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे में सबसे पहले विकसित होती है सूचकता, जिसको इंग्लिश में सिग्निफायर्स बोला जाता है। अब सूचकता क्या होती है, एक तो ये पहले ध्यान में रखिएगा, इसमें ना तो मूर्त चिंतन होता है ना ही अमूर्त, यानी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो इस अवस्था में विकसित नहीं होती है। अब सूचकता को समझिए। सूचकता में बच्चा ये जानने लगता है भी जिस चीज के बारे में चिंतन किया जा रहा है वो मूर्त है या अमूर्त है। ठीक है, चिंतन मूर्त अमूर्त नहीं होता है, जिस चीज के बारे में चिंतन हो रहा है, यानी जो चीजें बच्चे के दिमाग में चल रही है वो चीजें वास्तविक रूप में है या नहीं है, यानी मूर्त है या अमूर्त है, बच्चा ये समझने लगता है। जैसे बच्चे की माँ के बारे में बातें की जा रही है, तो बच्चा अपनी माँ के बारे में सोच रहा है या बोल रहा है, तो उसकी माँ की प्रतिमा उसके दिमाग में बनती है। ठीक है, माँ जबान पे आते ही रसीला शब्द है और दिमाग में अपने माँ की प्रतिमा जो है शो होने लगती है, यानी माँ संप्रत्यय जो है वो मूर्त बच्चे के लिए होता है। ठीक है, बच्चे के लिए मूर्त रूप में होता है, यानी उसकी इमेज बन रही है, माँ वास्तविक या ठोस रूप में मौजूद है।
जब बच्चे को कहानी सुनाई जा रही है, बच्चा खुद कहानी सुना रहा है भाषा के माध्यम से, तो बच्चा ये समझता है कि जो बातें की जा रही है वो काल्पनिक है यानी अमूर्त है। तो इस स्टेज में बच्चा केवल ये समझने लगता है कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया हो रही है या जो चिंतन किया जा रहा है उसका संबंध मूर्त वस्तु से है या अमूर्त से। ठीक है, उसी को सूचकता बोला जाता है। वो फिक्स कर लेता है, अपने दिमाग को एक तरह से सूचित कर देता है भी जो चीजें दिमाग में चल रही है, जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही है, जिनके बारे में सोचा जा रहा है, वो चीजें मूर्त है या अमूर्त है। अब इसी सूचकता के इन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया और दो भागों में बांटा। जब बच्चे के दिमाग में जो चीजें चल रही है उनका संबंध मूर्त वस्तुओं से, यानी बच्चे के चिंतन का संबंध यदि मूर्त वस्तुओं से है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट से है, उसको इन्होंने संकेत यानी सिंबल शब्द से दर्शाया। और जिन वस्तुओं का संबंध या जिस चिंतन का संबंध अमूर्त वस्तुओं से है उसको इन्होंने साइन यानी चिन्ह शब्द से दर्शाया। हालांकि साइन और सिंबल दोनों एक ही बात है, संकेत को दर्शाते हैं, पर इन्होंने अलग अलग यूज किया है। जब बच्चे के चिंतन का संबंध यानी सूचकता का संबंध मूर्त वस्तुओं से है उसको इन्होंने संकेत शब्द से दर्शाया, सिंबल से। और जिस सूचकता का संबंध अमूर्त वस्तुओं से है यानी चिंतन का संबंध अमूर्त वस्तुओं से है उसको इन्होंने साइन यानी चिन्ह से दर्शाया। अब इसके बाद में जो है इस स्टेज की दूसरी उपावस्था, जो संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से महत्वपूर्ण है और इसी अवस्था के कारण इस स्टेज को अतार्किक चिंतन की अवस्था बोला जाता है। तो दूसरी अवस्था है अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी अवस्था यानी इंट्यूटिव स्टेज। अब पहली की एज रेंज 2 से 4 साल थी और इस अवस्था की कुल जो है एंडिंग स्टेज 7 साल की है, तो ये अवस्था जो है 4 से 7 साल की होगी। अब इस अवस्था में जीन पियाजे ये कहता है भी बच्चा सही ढंग से चिंतन करना शुरू कर देता है, पर चिंतन में अहम केंद्रिता और जीववाद का संप्रत्यय विकसित होता है। तो इस स्टेज के अंदर अलग कंसेप्ट विकसित होते हैं, एक तो जीववाद एनिमिज्म और दूसरा है अहम केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म। अब ये दोनों संप्रत्यय बच्चा सोच तो रहा है, पर जीववाद में देखिए निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ रहा है भी ये गुड़िया मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, ये टेडी बियर मेरा भाई है। अब बच्चा इस तरह से बात कर रहा है, चंदा मामा कहकर बुला रहा है, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव बताने का प्रयास कर रहा है। तो सोच तो रहा है, अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है और तुलना के माध्यम से निर्जीव वस्तुओं को सजीव बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी चिंतन तो किया जा रहा है, पर वास्तव में निर्जीव और सजीव में खूब अंतर होता है, इसलिए ये चिंतन अतार्किक है। अहम केंद्रिता में बच्चे के चिंतन का या सोच का केंद्र बिंदु बच्चा खुद ही होता है। उसको लगता है भी जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, वो सारी चीजें सही है, ठीक है, और दूसरों के विचारों को वो स्वीकार नहीं करता है। इस स्टेज में बच्चा अपने और दूसरों के चिंतन में अंतर नहीं कर पाता है, इस कारण बच्चा केवल अपने चिंतन को सही मानता है, ठीक है। जैसे आगे भाग रहा है और कह रहा है भी चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान में रखिए, चंदा मामा लास्ट कक्षा में हमने डिस्कस किया था, जब चंदा मामा ही बोल रहा है या ये गुड़िया मेरी स्टूडेंट है या ये टेडी बियर खिलौने को गोदी में उठा रखा है, बोल रहा है ये मेरा भाई है, तब तक जीववाद है। केवल उनको निर्जीव को सजीव बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्रियाओं पर फोकस नहीं किया जा रहा है। अब बच्चे की सोच
दूसरों पर जब अप्लाई की जा रही है, बच्चा अपने और दूसरों की सोच में अंतर नहीं कर पा रहा है और बच्चा ये समझता है जो वो सोचता है वही काम दूसरी चीज़ों के द्वारा किया जा रहा है, तो वो अहम केंद्रिता होगी। बच्चा आगे भाग रहा है रात में तो चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं ये कहना, दिन में आगे भागते हुए सूर्य मेरे पीछे भाग रहा है ये कहना अहम केंद्रिता है। इसमें क्रियाओं पर फोकस किया जा रहा है, बच्चा अपनी सोच दूसरी चीज़ों पर अप्लाई कर रहा है। सामने कुर्सी पर पड़ी गुड़िया मुझे घूर रही है, अब यहाँ गुड़िया को सजीव बताने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, घूरने की क्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है और ये क्रिया बच्चे की सोच है और अप्लाई गुड़िया पर की जा रही है, इसलिए वो अहम केंद्रिता को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ इनमें ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं आएगी। ऑप्शन में बिल्कुल रेयर चांस होते हैं दोनों एक साथ आए, नहीं तो दोनों में से एक आता है और दोनों भी एक साथ आएंगे तो आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। जब निर्जीव को सजीव बताने का प्रयास किया जा रहा है जीववाद है, जब क्रियाओं पर फोकस किया जा रहा है, अपनी सोच दूसरों पर अप्लाई की जा रही है, सोचता बच्चा है, काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा वही काम किया जा रहा है, तो वो अहम केंद्रिता होती है। ठीक, और ये ध्यान में रखिए ये दोनों ही सीमाएं हैं, इस अवस्था की लिमिटेशन है यानी नकारात्मक कैरेक्टरिस्टिक है। इन दोनों में चिंतन तो होता है, बच्चा सोचता है, पर वो चिंतन अतार्किक होता है, वास्तविक नहीं होता। इसी कारण इन दो संपत्तियों के कारण इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था माना गया है। तो इस स्टेज में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, ध्यान में रखिए। अतार्किक चिंतन की अवस्था है, फिर इसके अंदर सूचकता विकसित होती है। सूचकता दो तरह की साइन और सिंबल होती है। ठीक है, एक का संबंध मूर्त से, दूसरी का संबंध अमूर्त से। फिर इसमें जीववाद और अहम केंद्रिता के नकारात्मक संपर्क विकसित होते हैं। और इसमें एक कंसेप्ट और होता है, ध्यान में रखिए, लाक्षणिक कार्य। इनको सेमियोटिक फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, लाक्षणिक कार्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित करके कार्यों को संपन्न किया जाए, वो लाक्षणिक कार्य है। तो लाक्षणिक कार्य पहले क्या थी? सूचकता। अब उसमें बच्चे को लक्ष्य दिख रहे हैं, बच्चा समझ रहा है भी चिंतन मूर्त वस्तुओं से संबंधित है या अमूर्त से, लाक्षणिक कार्य है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव बनाना, अपनी सोच दूसरों पर अप्लाई करना, सोचना, खुद काम दूसरों के माध्यम से करवाना, ये सारे के सारे जो काम होते हैं इन सभी को संगठित या मिश्रित रूप से लाक्षणिक कार्य बोला जाता है। और ये लाक्षणिक कार्य, ध्यान में रखिए, विशेषता प्राक संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज की है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरी स्टेज, तीसरी स्टेज जीन पियाजे के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, मूर्त या ठोस हिंदी में लिखा होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशन संक्रियाएं यानी मानसिक प्रक्रिया हो रही है, संज्ञानात्मक कार्य किया जा रहा है, पर वो संज्ञानात्मक कार्य किससे संबंधित है? मूर्त या ठोस वस्तुओं से यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट से। एज रेंज दूसरी स्टेज में 5 साल और इंक्रीज कर दिए, तो दूसरी स्टेज 7 पर समाप्त होती है, तो ये इसमें 5 और जोड़ दें तो 7 to 12 ईयर जो है इसकी एज रेंज है। तो ये एज रेंज ध्यान में रखिए, इसको देखिए, बाल्यावस्था के बराबर है। बाल्यावस्था 6-7 से लेकर 11-12 साल तक होती है। तो बाल्यावस्था के पैरेलल चलती है, सिमिलर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी जीन पियाजे द्वारा वर्गीकृत संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बराबर है? ठीक है, तो वो ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बराबर है। जब वर्गीकरण साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यानी डीप क्लासिफिकेशन किया गया अवस्थाओं का, हरलॉक, कोल, कोल्सनिक, तो उसमें ये जो है पश्च बाल्यावस्था के बराबर हो जाएगी।
ठीक है, 7 से 12 साल तो पश्च बाल्यावस्था के बराबर है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें खूब सारे कंसेप्ट डेवलप होते हैं और इसकी उप अवस्थाएं नहीं दी है। अब इसमें कंसेप्ट कौन कौन से डेवलप होते हैं पहले लिख लें। सबसे महत्वपूर्ण होता है संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कंजर्वेशन बोला जाता है। ठीक, दूसरा पलटावी, ठीक है, पलटावी गुण का संबंध चिंतन से होता है। इसको चिंतन में पलटावी गुण या सीधा ही पलटावी गुण यानी रिवर्सिबिलिटी। फिर इसके बाद में सीरिएशन है, जिसको क्रमबद्धता या पंक्तिबद्धता बोला जाता है। तीसरा वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट जो है इसमें संबंध यानी रिलेशनशिप्स। ये महत्वपूर्ण संपर्क विकसित होते हैं। ठीक है, काउंटिंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा इसी में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, इसमें व्यवस्थित चिंतन की यानी तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। तो ये तार्किक चिंतन की प्रारंभिक अवस्था भी मानी जाती है। इस स्टेज के अंदर बच्चे में सबसे ज्यादा स्कीमा बनते हैं। वो स्कीमा संरक्षण के आधार पर बनते हैं। पलटावी गुण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण और संबंध के आधार पर निर्मित होते हैं। पहले 1 बाय 1 बात करें हम। संरक्षण, लास्ट कक्षा में हमने डिस्कस किया था। संरक्षण या कंजर्वेशन वातावरण की स्थिरता या परिवर्तन को पहचानना होता है। ठीक है, कौन सी चीज स्थिर है, कौन सी चीज परिवर्तित हो रही है, उसी को संरक्षण बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, भी एक टीचर एक गिलास में से समान मात्रा में 4 अलग अलग साइज के गिलास में जूस डालती है। ये सीटेट का क्वेश्चन है। और 4 अलग अलग साइज के गिलास जो है वो बच्चे के सामने प्रेजेंट करती है और बच्चे से पूछती है भी इनमें से सबसे ज्यादा जूस की मात्रा किस में है। तो बच्चा कहता है बड़े गिलास में सबसे ज्यादा जूस है। तो बच्चा निम्न में से किस संपर्क के संबंध में जो कठिनाई अनुभव कर रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ संरक्षण की कमी है कि एक गिलास से समान मात्रा में सब में डाला गया, तो इसका मतलब मात्रा जूस की समान है, स्थिर है। परिवर्तित क्या है, गिलास के साइज हैं। तो बच्चा सही ढंग से पहचान नहीं पाया भी क्या चीज स्थिर है, क्या परिवर्तन है। यदि ये पहचान लेता तो संरक्षण विकसित होता, और संरक्षण विकसित होता तो बच्चे का जवाब सही होता। तो एक तरह से संरक्षण वास्तविकता को भी दर्शाता है। भी वास्तविकता को पहचानना ही संरक्षण है। वास्तविकता यही है भी सब में जूस की मात्रा समान है, गिलास के साइज अलग अलग हैं। तो जब वास्तविकता को पहचान लिया, इसका मतलब संरक्षण विकसित हो गया। तो संरक्षण का संबंध एक व्यवस्थित तार्किक चिंतन से है। फिर दूसरा पलटावी गुण। अब चिंतन की शुरुआत दूसरी स्टेज में हो जाती है, पर वो है तार्किक चिंतन है। उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। बच्चा 1 to 100 बोल देगा, A to Z बोल देगा, पर रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी। चिंतन में पलटावी गुण नहीं होगा। बच्चा Z से A तक नहीं आ पाएगा, 100 से 1 तक नहीं आ पाएगा। इस स्टेज के अंदर जो वर्ग पहले न्यूज़पेपर में आते थे, एक तरफ कोने में बच्चा और दूसरी तरफ खाने का सामान दिया होता था। तो जो दूसरी अवस्था के बच्चे थे, यानी 4 से 7 साल तक की अवस्था के बच्चे थे, वो उस पहली को जैसे लिखा हुआ है उसमें ये कहा गया कि बच्चे को खाने के सामान तक पहुंचाइए, चॉकलेट तक। तो वो बच्चे से ही शुरू करते, यानी मौलिक अवस्था से शुरुआत करते और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते। जब वही बच्चे बड़े होकर इस अवस्था में आते हैं तो वो पहले तो बच्चे से शुरुआत करेंगे चॉकलेट तक पहुंचाने की, बीच में कहीं अटकते हैं, नहीं पहुंचेंगे तो वो उल्टा शुरू कर देंगे, चॉकलेट से बच्चे तक आना शुरू कर देंगे। यानी इसमें रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण विकसित हो जाता है। बच्चा 1 to 100 और 100 to 1 दोनों तरह की काउंटिंग कर लेगा। A से Z और Z से A दोनों तरह से जो है चिंतन शुरू कर देगा। क्रमबद्धता, सीरिएशन, वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना।
एक क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा में तीसरी कक्षा के बच्चे जैसे ही घंटी लगती है अपनी हाइट के हिसाब से व्यवस्थित तरीके से खड़े हो जाते हैं, वो बच्चे विकास की किस अवस्था में हैं? तो ध्यान में रखिए, अब ये कंसेप्ट क्या है, क्रमबद्धता है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर बच्चे व्यवस्थित ढंग से अपने आप खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब उनमें क्रमबद्धता का गुण विकसित हो गया। तो क्रमबद्धता का गुण विकसित होता है तीसरी स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका ये उदाहरण जो है बच्चे का, तीसरी कक्षा के बच्चे का, ठीक है, तीसरी कक्षा यानी 6 और 3 9 साल का बच्चा इस एज में आएगा, अपनी हाइट के हिसाब से लाइन में घंटी बजते ही व्यवस्थित ढंग से खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब उनमें क्रमबद्धता संप्रत्यय विकसित हो गया। तो क्रमबद्धता में भी तार्किक चिंतन शामिल होता है। फिर वर्गीकरण, बच्चा जो है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करना सीख जाता है। कैसे? अब एक ही टोकरी में बच्चे को फल डाल दिए, सब्जियां डाल दी, ठीक है, कुछ खिलौने डाल दिए और 3 अलग अलग टोकरियां दे दी और बच्चे को बोला भी इनको अलग अलग व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चा क्या करेगा, जो सब्जियां हैं उनको एक टोकरी में, जो फ्रूट है उनको दूसरी टोकरी में, जो बाकी बचे हुए खिलौने हैं उनको तीसरी टोकरी में, यानी उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगा और अलग अलग समूह में बांट देगा। अब यहाँ अब वर्गीकरण के माध्यम से बच्चा जो है चिंतन को दर्शाता है। कौन सा चिंतन? तार्किक चिंतन। विशेषताओं को समझना और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को बांटना एक तार्किक निर्णय होता है, तार्किक चिंतन होता है। संबंध, रिलेशनशिप्स, बच्चा हर दो वस्तुओं के बीच में संबंध पहचानने लगता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, कौन पतला है कौन मोटा है। और इस संबंध के माध्यम से बच्चे का व्यवहार अपने भाई के लिए अलग, अपने पिता के लिए अलग, अपने दादा के लिए अलग, अपने खुद के अंकल के लिए अलग और पड़ोसी अंकल के लिए अलग। तो वो संबंध को पहचानता है, उन संबंधों को पहचानते हुए तार्किक ढंग से उनके संबंधों के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करता है, वो रिलेशनशिप्स यानी संबंध होते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण संपर्क इसमें विकसित होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अब इसमें कमी किस चीज की होती है? एक तो कमी होती है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रिज्म की, और दूसरी अमूर्त चिंतन की, ठीक है। इसमें बच्चे को कॉपी पर सवाल लिख के दिया जाएगा, तो वो कॉपी पर जो है लिखा हुआ सवाल जो मूर्त रूप में मौजूद है उसको सही ढंग से हल कर देगा। वर्बली अगर पूछा जाए तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो इसकी सीमाएं केवल 2 है, एक तो विकेंद्रीकरण की कमी, एक समय में बच्चे का ध्यान एक ही चीज पर होता है, ठीक है, अनेक पहलुओं पर एक समय में ध्यान नहीं दे पाता है, तो वो विकेंद्रीकरण की कमी होती है, और साथ में अमूर्त चिंतन की कमी होती है। तो इसके बाद में लास्ट स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक के बाद में अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। इसको औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संक्रियात्मक अवस्था है, मानसिक प्रक्रिया चिंतन हो रही है, उसका संबंध किससे है? फॉर्मल, औपचारिक या अमूर्त क्रियाओं से। एज रेंज 12 से लेकर 18 या 20 साल तक। 12 to 18 या 20 ईयर्स जो है इसकी एज रेंज है। कुछ ये मानते हैं ये कंटिन्यू ही चलती है, क्योंकि इसमें जो चिंतन विकसित होता है, जो मानसिक प्रक्रियाएं, समस्या समाधान करने के लिए बच्चा सीखता है, वो आगे भी कंटिन्यू रहती है लाइफ टाइम। पर जीन पियाजे की स्टडी का टाइम पीरियड लगभग यही था, 16 से लेकर 20 साल तक के बच्चों की लास्ट स्टडी की थी, और उसके बाद में ये थ्योरी डेवलप कर दी थी। तो अब इसकी एज रेंज में देखिए, ये एज रेंज 12 से 18 या 20 एडोलसेंट यानी किशोरावस्था के बराबर है। और इस स्टेज को
मूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन की अवस्था माना गया है। तो किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था ध्यान में रखिए, जीन पियाजे ने कहा है, वो इसी कारण कहा है क्योंकि इस अवस्था में 12 से 18 या 20 साल की एज में बच्चे का ध्यान अमूर्त चिंतन पर होता है, न कि मूर्त चिंतन पर। अब इसमें यह भी ध्यान में रखिए, जो संपर्त्य सकारात्मक हैं, जिनका संबंध पॉजिटिव थिंकिंग से है, सकारात्मक चिंतन से है, वो तो आगे वाली स्टेज में चलते रहते हैं। जैसे इसमें केवल अमूर्त चिंतन नहीं होगा, सवाल आप लिख के दोगे, यानी जिसका संबंध मूर्त चिंतन से वो भी काम करेगा। संरक्षण विकसित हो गया, वातावरण की स्थिरता और परिवर्तन की पहचान हो गई तीसरी अवस्था में, तो यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ कभी भी अपने भाई की वेट या हाइट ज्यादा होने के कारण भाई को पापा से बड़ा नहीं बताएगा बच्चा। ठीक है, तीसरी अवस्था में सीख जाता है, भी आयु जो है वो परिवर्तित होती है, वो ज्यादा होती है तब बड़ा होता है, न कि शरीर के साइज में परिवर्तन होने से। तो वो संरक्षण विकसित हो जाता है, तीसरी स्टेज में सीख जाता है, तो वो यहाँ भी विकसित रहेगा। तो ये केवल अमूर्त चिंतन ही, अमूर्त अमूर्त सभी तरह का चिंतन होता है। और जो नकारात्मक विशेषताएं होती है, जो जिनका संबंध नेगेटिव थिंकिंग से होता है, या जो चिंतन की लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती है, उनमें सुधार होता है। ठीक है, इस स्टेज के अंदर बच्चा कभी भी ये नहीं कहेगा भी गुड़िया मुझे घूर रही है या चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चे में जो है डिसेंट्रिज्म यानी विकेंद्रीकरण विकसित हो गया है। ध्यान में रखिए, यहाँ जीववाद और अहम केंद्रिता जैसे संपर्त्य दूसरी अवस्था में वो सीमाएं हैं, तो जो चिंतन की सीमाएं लिमिटेशन होगी अगली अवस्था में उनको सुधार किया जाएगा, और जो सकारात्मक चिंतन से संबंधित प्रक्रियाएं होती है उनको अगली स्टेज में भी वैसे ही दोहराया जाता है, चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ भी संरक्षण होगा, ठीक है, मूर्त चिंतन भी होगा, पर उसके साथ साथ नई चीज जो डेवलप हुई है वो अमूर्त चिंतन हुई है। तो विकेंद्रीकरण हमने लास्ट कक्षा में डिस्कस किया था। विकेंद्रीकरण का मतलब चिंतन में वस्तुनिष्ठता। अब इस स्टेज के अंदर बच्चा आगे भागते हुए नहीं कहेगा भी चंदा मामा मेरे पीछे भाग रहे हैं, उसका कारण बताएगा। भी चंदा मामा पीछे भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? भी मैं खुद भाग रहा हूँ, मैं गतिशील हूँ, इसीलिए ऑब्जेक्ट मुझे गतिशील दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है इसीलिए पृथ्वी गतिशील है, इसीलिए चंद्रमा भी गतिशील दिखाई दे रहा है। या ये कहेगा भी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मैं भाग रहा हूँ, मैं खुद गतिशील हूँ, इसीलिए चंद्रमा की गतिशीलता का एहसास होता है उसके चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी के चारों। तो ये खूब सारे तर्क देगा और उस तर्क के साथ अपनी बात को सही सिद्ध करेगा। अब इसमें क्या है, चिंतन में वस्तुनिष्ठता हो गई, अहम केंद्रिता नहीं है। अहम केंद्रिता तो मेरे पीछे भाग रहा है, गुड़िया मुझे घूर रही है, वो बातें हैं। पर यहाँ ये नहीं कहेगा, यहाँ जो है तार्किक बात करेगा भी वो पीछे भागने का, चंद्रमा के पीछे भागने का कारण क्या है। ठीक है, यानी चिंतन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी आ गई, और साथ ही साथ एक ही समय पर समस्या के कई पहलुओं पर एक साथ ध्यान दे रहा है। तो यहाँ भी 3 तर्क दे रहा है, मैं खुद गतिशील हूँ इसीलिए वो चंद्रमा गतिशील लग रहा है, पृथ्वी गतिशील है इसीलिए चंद्रमा गतिशील लग रहा है, या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है इसी कारण भी वो गतिशील प्रतीत हो सकता है। तो कुछ तार्किक उदाहरण एक से ज्यादा दिए जाते हैं, तो वही विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब चिंतन में वस्तुनिष्ठता, और वस्तुनिष्ठता के साथ साथ समस्या के अनेक पहलुओं पर एक ही समय पर एक साथ ध्यान देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण संपर्त्य है। ठीक है, विकास की शुरुआत तीसरी अवस्था में हो जाती है विकेंद्रीकरण की, पर पूर्ण विकसित जो है वो चौथी अवस्था में होता है। फिर स्टेज का नाम अमूर्त चिंतन की अवस्था भी है। तो इसमें जो चिंतन होता है अधिकतर ध्यान अमूर्त चिंतन पर होता है। बच्चा ज्यादा कॉपी पेन के पचड़े में नहीं पड़ता है, सवाल पूछा जाए तो वर्बली उनका जवाब जल्द से जल्द इजी वे में देने की कोशिश करता है। ठीक है, अपने मस्तिष्क का ज्यादा यूज करता है, शारीरिक क्रियाएं कम करता है, यानी इसमें अमूर्त चिंतन जो होता है अत्यधिक होता है। इसके अलावा चिंतन जो है वो तीसरी अवस्था से तार्किक अधिक हो जाएगा और लचीला भी हो जाएगा। लचीला का मतलब एक ही तरह से एक सवाल को एक ही तरीके से हल करने की कोशिश नहीं करेगा। एक तरीका अपनाया, सवाल हल नहीं हुआ, दूसरा अपनाएगा, तीसरा अपनाएगा,
यानी एक ही समस्या के लिए अनेक तरीके से उसको समाधान करने की कोशिश कर रहा है, तो वही चिंतन का लचीलापन होता है। ठीक है, तो तार्किक चिंतन तो तीसरी अवस्था थी, तो ये चौथी और अधिक तार्किक हो जाएगी। और इसमें जो है समस्या का समाधान, ये ध्यान में रखिए, हाइपोथेटिकली यानी उपकल्पनाओं द्वारा होता है। और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये बाकी में बिल्कुल नहीं होती। विकेंद्रीकरण शुरुआत तीसरे में हो जाती है। ठीक है, चिंतन तार्किक तीसरी स्टेज में हो जाता है, यहाँ और अधिक तार्किक और लचीला होता है, अमूर्त बनता है। उपकल्पनाओं द्वारा समस्या का समाधान केवल इसी अवस्था में होता है। उपकल्पनाएं जो होती है वो समस्या का संभावित उत्तर होती है। हम जैसे ही कोई समस्या फेस करते हैं, समस्या सामने आते ही इसके परिणाम क्या होंगे वो हमारे दिमाग में पहले आ जाते हैं। तो जो परिणामों का अंदाजा होता है, संभावित परिणामों का समस्या उत्पन्न होते ही, उसी को उपकल्पना बोला जाता है। ठीक है, तार जो है करंट से लगा हुआ है और बच्चा उठाने के लिए जा रहा है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे भी इसको करंट का झटका अब लगेगा, तो यानी पहले ही अंदाजा लगा लिया। हमारी तैयारी कैसी है हमें पता है, पर जब हम एग्जाम दे के आते हैं तो रिजल्ट हालांकि 4-6 महीने बाद आता है, हमारे परिणाम क्या आएंगे हमें पहले ही पता होता है भी हमारा रिजल्ट ये रहेगा। जब हम ये संभावित परिणामों की बात करते हैं समस्या के, उसी को उपकल्पना बोला जाता है। और इस स्टेज के अंदर जैसे ही बच्चा समस्या को फेस करता है तो परिणाम, संभावित परिणाम क्या होंगे वो पहले ही अंदाजा लगा लेता है, तो उस अंदाजे के हिसाब से उसको समाधान करने का प्रयास करता है। तो यह ध्यान में रखिए, उपकल्पनाओं द्वारा समस्या समाधान होता है। और इस स्टेज की एक सबसे बड़ी विशेषता, इसका संबंध यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का संबंध हमारे शैक्षिक स्तर से होता है, एजुकेशनल लेवल से। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का स्तर जितना अधिक उच्च है, शिक्षा का स्तर बच्चे का उतना ही अधिक उच्च होगा। तो ध्यान में रखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और शिक्षा के स्तर में सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जितना अधिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का स्तर बढ़ेगा, औपचारिक चिंतन का स्तर बढ़ेगा, उतना ही बच्चे की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो ये इसकी एक और विशेषता थी। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं और प्रत्येक अवस्था में जितने भी कंसेप्ट थे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। अब इसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट है, जीन पियाजे के लिए संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, या संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इन्होंने 4 कारक बताए हैं जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो वो कारक हैं, पहला है जैविक परिपक्वता, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। दूसरा है सक्रियता, यानी एक्टिविटी। तीसरा है सामाजिक अनुभव, यानी सोशल एक्सपीरियंस। और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था समायोजन के तहत, साम्यधार, यानी इक्विलिब्रेशन। ये 4 कंसेप्ट हैं जो जीन पियाजे के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब प्रभावित कैसे करते हैं? जैविक परिपक्वता या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब शारीरिक कारकों से संबंध होता है।
यानी 2 साल के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और 4 साल के बच्चे का या 12 साल के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में अंतर होना संज्ञान पर जैविक परिपक्वता का प्रभाव दर्शाता है। अब 4 माह का बच्चा है, उसमें तो वस्तु स्थायित्व का गुण ही विकसित नहीं हुआ। अब वही बच्चा यदि 9 साल का होता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व के साथ साथ चिंतन, तार्किक चिंतन और संरक्षण का गुण भी विकसित हो जाता है। ठीक है, यानी एज बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आएगी, संज्ञानात्मक कारक जो है या संज्ञानात्मक विकास जो है वो भी सुव्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से होने लगेगा। अब यही बच्चा 14 साल का है तो 9 साल का तो केवल मूर्त चिंतन कर पाता है, 14 साल का बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देगा। यानी जैसे जैसे परिपक्वता आती है चिंतन में भी परिपक्वता आती है। आयु कम होगी, चिंतन जो है अतार्किक होगा, अव्यवस्थित होगा और 4 माह में तो चिंतन होगा ही नहीं। और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी चिंतन जो है सुव्यवस्थित और समन्वित ढंग से विकसित होता जाएगा। तो यानी चिंतन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जैविक परिपक्वता। सक्रियता या एक्टिविटी से मतलब है मानसिक सक्रियता या मेंटल एक्टिविटी है, यानी संज्ञानात्मक क्रियाएं। अब बच्चा जितनी अधिक संज्ञानात्मक क्रियाएं करेगा संज्ञान का विकास उतना ही अधिक होगा। अब 10 साल का बच्चा भी यदि ये कहता है भी भाई जिसका वेट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, उसको पापा से बड़ा बता रहा है, यानी वो मानसिक रूप से सक्रिय नहीं है। जिस संरक्षण का गुण उसमें 7 या 8 साल की आयु में विकसित हो जाना चाहिए था वो 10-12 साल की एज में नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो वस्तु आंखों से ओझल हो गई, 6 साल का बच्चा ये बता रहा है भी वो अस्तित्व में ही नहीं है, भी मेरी आंखों से गायब, इसका मतलब वो वस्तु इस दुनिया से गायब। जब ऐसी बात कर रहा है तो वो मानसिक रूप से सक्रिय नहीं हुआ। यदि ये वो 18 से 24 महीने की आयु में मानसिक रूप से सक्रिय होता तो ये चीजें उस टाइम भी सीख चुका होता। यानी जितना अधिक मानसिक रूप से सक्रिय होगा, मानसिक सक्रियता जितनी अधिक आएगी, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब साधारण भाषा में दिमाग को जितना लगाएंगे, जितना घसाएंगे, ये उतना ही शार्प होगा, उतना ही तेज होगा। तो वो सक्रियता को दर्शाता है। सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस जो है वो भी प्रभावित करते हैं। वाइगोस्की के लिए तो सब कुछ जो है या सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो सामाजिक ही है। जीन पियाजे संज्ञान पर ज्यादा फोकस करता है, सामाजिक कारकों पर कम फोकस करता है, पर यह भी मानता है कि सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारक कैसे? एक बच्चा जो गांव में जहां सुविधाओं का अभाव है वहां जन्म लिया, ठीक है, उसमें संज्ञानात्मक संपर्कों का विकास, वो बच्चा जो एक वेल मेंटेन्ड अच्छी सोसाइटी में, शहर में, और उसे जो है अच्छा स्कूल मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम बड़े लेवल का, वहाँ वो पला बढ़ रहा है, तो दोनों के संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी अंतर होगा। भाषाएं, गांव वाला बच्चा लोकल लैंग्वेज में पढ़ेगा, हिंदी भी मुश्किल से बोल पाएगा, ठीक है, और वही बच्चा, अब दूसरा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी में बड़ा हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू से पढ़ रहा है, वो अंग्रेजी बोलेगा। तो यहाँ संप्रदायों का विकास जो है उस पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा उसके संज्ञान का विकास वैसा ही होगा। ठीक है, लास्ट साम्य धारण हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, साम्य धारण हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली एक इकाई होती है, मेंटल बैलेंसिंग कंट्रोल यूनिट मान सकते हैं। जब भी समस्या का हम सामना करते हैं ये साम्य धारण ही बिगड़ता है। ठीक है, डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है, असाम्य धारण की अवस्था आ जाती है जैसे ये समस्या हमारे सामने आई। तो हमारे मस्तिष्क को ये नियंत्रित करने वाली इकाई सक्रिय होती है समस्या के सामना करते ही, फिर वो हमारे मस्तिष्क को आज्ञा देती है इस समस्या का समाधान करना है, कैसे करना है, कौन सी विधि अपनाना है। तो ये जितना अधिक सक्रिय होगा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उतना ही होगा और समस्या का समाधान उतनी जल्दी होगा। जैसे बच्चे ने कोई क्रिटिकल समस्या फेस की, साम्य धारण सक्रिय नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी समस्या चल रही है चलती रहे, उसके संज्ञान का विकास होगा नहीं। वो ना तो आत्म सातकरण की विधि अपनाएगा एसिमिलेशन की, ना ही समंजन यानी अकोमोडेशन की। अब यदि ये अत्यधिक सक्रिय है
तो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। यदि प्रॉब्लम क्रिटिकल है तो ये कहेगा भी पुराने स्कीमा में चेंज कर लिया जाए, पुराने स्कीमा को पहले यूज करने की आवश्यकता नहीं है, यानी संज्ञान का स्तर उच्च हो गया। बच्चा सीधा ही समस्या फेस करते ही जो है अकोमोडेशन समंजन की विधि अपना रहा है। कारण क्या है? इस साम्य धारणा की सक्रियता है। तो ध्यान में रखिए 4 महत्वपूर्ण कारक हैं जो बच्चे के संज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कारक नहीं है जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे के संज्ञान के विकास को प्रभावित करता है, और इन चारों में से 3 दिए होते हैं। और ये क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी थी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो संज्ञानात्मक विकास ब्रूनर वाइगोस्की जो बचे हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। बाय एवरीवन।